तो कल हम जो है वो मैट्रिक क्लास में चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसमें न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। तो 3 न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे, चौथा रह गया था, क्लास ख़त्म हो गई थी। तो आज हम 4th न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, फिर देन जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट बस ख़त्म होने वाला है चैप्टर, ये मतलब आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ही हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर 1 जो है। और सबसे मुश्किल चैप्टर यही है हमारा मैट्रिक क्लास का। ये समझ में आ गया तो बाकी सारे आसान चैप्टर एंड पर, यही सबसे मुश्किल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें ना जो मज़ा भी आता है इसको पढ़ने में। बाकी सारे रट्टे हैं, याद करने वाला चैप्टर, समझना कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ याद कर लो, बायोलॉजी की तरह काम हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह इस तरह की चीज़ें बस इस चैप्टर के अंदर जो थोड़ा बेहतर है। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास है, PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 Kelvin इन अ क्लोज कंटेनर एंड देयर कंसंट्रेशंस आर दिस दिस एंड दिस। क्या कह रहे हैं भाई? 3 कंपाउंड है, PCl5, PCl3 एंड Cl2। ये 3 कंपाउंड्स हैं, ये इक्विलिब्रियम पर है और एट 500 Kelvin, और टेम्परेचर 500 Kelvin है। तो टेम्परेचर आपको पता है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो टेम्परेचर को यूज़ नहीं करते। इन अ क्लोज कंटेनर, एक क्लोज कंटेनर में, और उसके कंसंट्रेशन जो है ना वो रिस्पेक्टिवली PCl5, PCl3 और Cl2 के यहाँ पर गिवन है। ये पहली वाली PCl5 की है, फिर PCl3 की है, अगली वाली PCl2 की है, जो कि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन अलॉन्ग विथ यूनिट। Kc की वैल्यू बताइए, Kc बताइए और उसकी यूनिट भी बताइए। यूनिट तो हम बताते ही हैं, यूनिट नहीं भी बोलेंगे तो हम उसको बताएंगे। अच्छा, इक्वेशन मैंने शायद रिवर्स में लिख दिया है। इक्वेशन इस तरह से होगा, ये इसको सही कर लें। PCl5 डिकम्पोज हो रहा है असल में PCl3 प्लस Cl2 में, तो ये इस तरह से इक्वेशन मैंने रिवर्स में लिख दिया, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये तो सवाल समझ में आ गया। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Kc पूछा जा रहा है, आसान है। कल 3 बार हमने ऐसा एक सवाल किया है, तो आज दोबारा से हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं गिवन क्या चीज़ हमें दी गई हैं। तो कंसंट्रेशन दिया गया है PCl5, PCl3 और Cl2 का। तो PCl5 की क्या कंसंट्रेशन गिवन है? 0.8 एक्सपोनेंट -3 मोल पर dm³, ऐसा ही है। PCl3 की क्या गिवन है? 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और Cl2 की भी इतनी ही गिवन है सवाल में, 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं है। टेम्परेचर गिवन है बट उसको डेटा में लिखना नहीं है। डाटा में हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ पे लिखते हैं जिसको हम लोग कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर कोई वैल्यू आपकी कैलकुलेशन में नहीं आ रही, फॉर्मूले में पुट नहीं हो रही, तो उसको डेटा में भी लिखना मना होता है गिवन में, ये आपको पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर दिया हुआ है बट यूज़ नहीं है उसका, तो लिख नहीं रहे, ठीक है। गिवन के बाद हम आते हैं इसके बाद रिक्वायर्ड पर। अब रिक्वायर्ड क्या चीज़ है बेटा? सिंपल इज दैट Kc रिक्वायर्ड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अब आते हैं सॉल्यूशन पर। लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाएंगे। वी नो दैट Kc बराबर किसके होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या हमारे पास है? PCl3 है और Cl2 है। रिएक्टेंट क्या हमारे पास है? सिर्फ और सिर्फ PCl5। PCl3 कितना है? 1.2 एक्सपोनेंट -3। Cl2 भी इतना ही है, 1.2 एक्सपोनेंट -3। और PCl5 कितना है? 0.8 एक्सपोनेंट -3। नाउ वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर हियर? क्या बताएं आंसर क्या होगा? कैलकुलेटर चला लें, बता दें। हाँ जी जी बेटा, दोबारा बोलें। एक्सपोनेंट -3, यही है, ओके। अब यूनिट निकाल, यूनिट भी बोले, यूनिट नहीं भी बोलते हैं बेटा तो हम निकालते हैं। उन्होंने तो मेंशन कर दिया, यूनिट भी निकालो अलॉन्ग विथ यूनिट। यूनिट कैसे निकलेगा कल सिखाया, दोबारा देख लें। ये मोलैरिटी, ये भी मोलैरिटी अपॉन ये भी मोलैरिटी, मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल, एक मोलैरिटी बच गया हमारे पास। सिर्फ कैपिटल में भी लिख सकते हैं, मोल पर dm³ भी लिखा जा सकता है। दिस इज द फाइनल आंसर।
समझ में आगे बात है सबको? लिखे नहीं अभी, लिखे नहीं, छोड़ दें, लिखा रहेगा। तो ये हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल था। अच्छा, न्यूमेरिकल देखा जाए तो ख़त्म नहीं हुए, एक और न्यूमेरिकल है जो असल में इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता, वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का है, वो अगले टॉपिक का है, इसलिए वो मैं अभी इसको नहीं करा रहा। वो एक न्यूमेरिकल बाकी है अभी, ठीक है। तो आप देखेंगे ना एक्सरसाइज के अंदर एक न्यूमेरिकल और है बुक की, तो वो न्यूमेरिकल डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का है। उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। 9th क्लास में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, कॉन्सेप्ट देन न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट देन न्यूमेरिकल, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ये हमारे पास होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये नहीं, इसका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर नहीं, ये थ्योरी का 13। बस ये देखो 13 सवाल है चैप्टर 1 के अंदर, टोटल 13 क्वेश्चन है, ये 13वां सवाल है आखिरी। क्योंकि उसको हम ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर में काउंट नहीं करते न्यूमेरिकल का, उसका अलग क्वेश्चन नंबर चल रहा होता है। ये 4 सवाल जैसे उसके चल रहे हैं। तो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। केसी की एप्लीकेशन के सर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फ़ायदा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हमें रिएक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या मालूमात मिलती हैं, वो इसके बारे में ये पूरा एक सवाल है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से, ये पूरा एक सवाल है। ये सब यहाँ से शुरू हो रहा है पूरा ये बोर्ड और पूरा ये वाला पार्ट, ये पूरा एक सवाल। तो इतना आसान है, कॉन्सेप्ट से समझ जाओगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा। तो एप्लीकेशंस ऑफ केसी, केसी के फ़ायदे, केसी के इस्तेमालात, है ना, केसी का क्या फ़ायदा होता है, केसी से क्या पता लगता है, क्यों निकाल रहे हैं सर ये केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी ना 2 चीज़ें बताती है बेटा रिएक्शन के बारे में, इसके 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये हमें बताता है रिएक्शन के बारे में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दूसरा बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट और डायरेक्शन बताता है। अब ये क्या है सर, एक्सटेंट और डायरेक्शन क्या चीज़ होती है? तो बेटा देखो, एक्सटेंट का जो वर्ड आया ना, एक्सटेंट का वर्ड आया है एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन का मतलब क्या होती है? हद, लिमिट, किसी चीज़ की हद, किसी चीज़ की लिमिट। एक्सटेंशन कहाँ तक किसी चीज़ की है, किसी चीज़ की हद कहाँ तक है। एक्सटेंट निकला है एक्सटेंशन से, लिमिट या हद जिसको हम कहते हैं। ये किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट को बताता है, उसकी हद को बताता है। देखो मैंने आप सबको बताया था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इट नेवर गोज़ टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं होता, बीच में कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है ना, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही रुक जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ये बात हो चुकी है डिटेल में। तो अब ये एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है? अब ये कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं साथ ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, कुछ रिएक्शन होते हैं जो एंड होने वाला होता है बिल्कुल, उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें इन बिटवीन 50% पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो अब केसी की वैल्यू बता सकती है, केसी की वैल्यू बताती है कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब अचीव हुआ होगा, या हाउ मच अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर द केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ होगा उस वक्त ये रिएक्शन कितना % कंप्लीट हो चुका होगा, या कितना कंप्लीट हो चुका हो, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो गया होगा, तो जाकर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ होगा। ये केसी की वैल्यू बता सकती है आपको। अब कैसे बताती है जरा देखते हैं, इसी के बारे में पूरा सवाल है कि द वैल्यू ऑफ केसी कैन डिटरमाइन हाउ मच अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। वही जोड़ दूँ मैं बता रहा था मैं कि केसी की वैल्यू बता सकती है कितना एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ है जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। तो कितना % वो कंप्लीट हुआ, कितना ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। मतलब ऐसा तो नहीं कि शुरू होते साथ ही इक्विलिब्रियम रीच हो गया, या ऐसा तो नहीं कि ख़त्म होने वाला था, बिल्कुल ही थोड़ा सा बाकी था और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, कुछ भी हो सकता है। वो केसी की वैल्यू बता सकती है। अब कैसे बताती है? 3 केसेस रखिए, A B C करके मैंने 3 केसेस लिख दिए इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ केसी इज़ वेरी स्मॉल। अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी से हमारा लेस देन 1 है, 1 से भी छोटी वैल्यू केसी की आ रही है, तो उसका क्या मतलब होता है, देन बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, 1 से भी छोटी है, 10 की पावर माइनस में समझ जाओ, या 1 से भी छोटी है, तो सूरत में क्या होता है कि जो बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट फील होता है और रिएक्टेंट ज़्यादा मौजूद हो इक्विलिब्रियम पर। अब ज़रा देखिए, मैं आपको इसको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। मान लीजिए जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ बेटा, तो 10 मोलर ये था रिएक्टेंट और 0 मोलर क्या था हमारा प्रोडक्ट। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो पहले रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये 9 होगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। जैसे ही 8 होगा ये 2 होगा, क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा।
अब इसके बाद फर्दर कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं आ रही होगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है ना भाई। अब केसी अगर इसके निकालोगे तो केसी क्या आएगा, केसी बराबर किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो 2 को 8 से डिवाइड करोगे 0.25 आ जाएगा। क्या ये केसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लेस देन 1 आ गई ना। इसे पता क्या चल रहा है, 2 चीज़ें। पहली बात, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, दिख रहा है। केसी की एक से छोटी वैल्यू क्या बता रही है कि रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा। मैथमेटिकली दिमाग लगाओ तो पता लग रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। थोड़ी मैथमेटिक्स आती तो आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने डिवाइड इस चीज़ को किया है, तो 1 से छोटा ही नंबर आएगा। तो रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। और दूसरी चीज़, ऐसा फील हो रहा है जैसे बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाता है। ऐसा नहीं लग रहा कि सारा का सारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन चुका है। बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट फील हो रहा है इसके अंदर, तो थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बस बचा हुआ है। अगर ये भी बन जाएगा इसमें तो ये तो 100% बैकवर्ड हो जाएगा रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। तो जब केसी की वैल्यू 1 से छोटी होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो उससे 2 बातें समझ में आती हैं। पहला कि ज़्यादा रिएक्टेंट होगा इक्विलिब्रियम पर, दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट फील होगा आपको। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब बी पे आ जाओ, दूसरा केस क्या, बोलो उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो। बी केसी की वैल्यू क्या कर दो, वेरी लार्ज कर दो। वेरी लार्ज मतलब मोर देन 1। अब आप केसी को कर दो ग्रेटर देन 1, तो अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा और मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कॉमन सी बात, एग्जांपल से देख लो। अब देखो ये रिएक्शन था, रिएक्टेंट भाई 10 मोलर कर लिया, ये 0 कर लिया। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, पहले 9, फिर 1 हुआ, ये 8 हुआ तो ये 2 हो गया, फिर ये 7 हुआ तो ये 3 हो गया, फिर ये 6 हुआ तो ये 4 हो गया, ये 5 हुआ तो ये 5 हो गया, फिर ये 4 हुआ तो ये 6 हो गया, फिर ये जो है वो 3 हुआ तो ये 7 हो गया, फिर ये 2 हुआ तो फिर ये 8 हो गया। और उसके बाद जाकर फर्दर चेंजिंग नहीं आ रही कंसंट्रेशन में, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इस पॉइंट पर। जब रिएक्टेंट 2 मोलर है और प्रोडक्ट 8 मोलर है, सही है, यहाँ अचीव हो गया, बिल्कुल एंड पे अचीव हो रहा है। कितना ज़्यादा रिएक्शन चल गया, यहाँ शुरू होती हो गया, शुरू होती खत्म हो गया था रिएक्शन, और एकदम एंड तक जा चुका है, लेकिन पूरा फिनिश नहीं होगा क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब केसी निकालेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या आ गया, 4 आ गया। 4 का मतलब केसी इज ग्रेटर देन 1 आ गया, मोर देन 1। अब इस मोर देन 1 वैल्यू से 2 बातें पता लग रही है। पहली बात, इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट कम होगा। और दूसरा क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट फील हो रहा है, जैसे ऊपर बैकवर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट फील हो रहा है। तो केसी की बड़ी वैल्यू से ये पता लगता है, अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 2, 3, 4, 5, 10। बहुत आसान कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब समझने की ज़रूरत है। हाँ, याद उस वक्त जब बुक से देख कर लिखोगे तो फिर याद करना पड़ेगा, उसको रट्टा मारना पड़ेगा, समझना ही नहीं पड़ेगा आपको क्या लिखा हुआ। ये सब बुक में ऐसा घुमा फिरा के लिखा हुआ है कि आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको इसी तरह सिंपल याद करना है। मतलब बुक से याद करेंगे तो फिर तो आप परेशान हो जाएंगे ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल अल्फाज में लिखा हुआ ये सब, और अजीब सी कोई साइंस लग रही है। तो आप उसको सिंपल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखें। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, इज द वैल्यू ऑफ केसी इज मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा ना कम, नाइदर वेरी बिग नॉर वेरी स्मॉल, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, मॉडरेट वैल्यू, दरमियाना, मीडियम वैल्यू अगर है। जैसे इक्वल टू 1, अगर केसी ना 1 से छोटा है ना 1 से बड़ा है बल्कि 1 ही है, तो ये मॉडरेट वैल्यू हो गया। 1 से छोटा है तो लेस देन 1, मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू। 1 से बड़ा है तो वेरी बिग वैल्यू, 1 है तो मॉडरेट वैल्यू है। अगर मॉडरेट वैल्यू तो क्या होगा, देन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट द मिडवे। तो उसका मतलब इक्विलिब्रियम आपका मिडवे में अचीव होगा, दरमियान में अचीव होगा। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल अमाउंट इक्विलिब्रियम पर हमारे पास मौजूद होगी। और दिस इज ओनली अ केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये केस है। हमारे यहाँ बच्चों को लगता है इक्विलिब्रियम यही होता है, लेकिन ये एक केस हो सकता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी अचीव हो रहा है, यहाँ पे भी अचीव हो रहा है। पहले दिन से बताता जा रहा हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन का बराबर होना इक्विलिब्रियम नहीं कहलाता है, उनके रेट्स का बराबर होना कहलाता है। वो कभी भी बराबर हो सकता है, शुरू में भी, एंड में भी, बीच में भी, ठीक है। यही बात आ रही है, साबित हो रही है अब यहाँ पर, ठीक है, जो बात मैं शुरू में कर रहा था पहली क्लास में। कीप द वैल्यू ऑफ केसी इज मॉडरेट। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, वही शुरू में हमने 10 ले लिया और ये 0 था, पहले 9 हुआ तो ये 1 हो गया, 1 मोलर, ये 8 हुआ तो ये 2 हो गया, ये 7 हुआ तो फिर ये 3 हो गया, ये 6 हुआ तो ये 4 हो गया, ये 5 हुआ तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर जाकर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इन बिटवीन, ठीक है। अब कोई कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं आ रही है, ठीक है। अब केसी निकालेंगे तो 5/5 1 आ जाएगा, तो केसी की वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई। अब इक्वल टू 1 से क्या पता लग रहा है, 2 बातें। पहली बात, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तभी तो 1 आ रहा है। वही डिवाइड करने पर 1 तभी आएगा ना, कॉमन सेंस है जब दोनों बराबर हो। थोड़ी सी मैथ्स आती है, हमें पता है क्या चल रहा है कहानी इसके पीछे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़,
अब कोई बोलेगा फॉरवर्ड कंप्लीट हो रहा है कि बैकवर्ड कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों बराबर है। ऐसा भी लग रहा है कि फॉरवर्ड भी उतना ही जितना बैकवर्ड हुआ है, तो इक्विलिब्रियम मिडवे में, दरमियान में अचीव हुआ है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बाकी भी हो सकती है। क्लियर है? तो केसी की वैल्यू सबसे पहले आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हाउ मच अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो रिएक्शन कितना % कंप्लीट हो गया था, कितना ज़्यादा कंप्लीट हो गया या कितना कम कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? बहुत आसान। ये से MCQ आ सकता है आपका, तो कल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे MCQs इसके, अभी तो फिलहाल बस थ्योरी समझिए, ठीक है? MCQs नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। पहला तो समझ में आ गया सबको, अगला आ गया डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब केसी की वैल्यू आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में भी आइडिया दे सकती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है कि बैकवर्ड मूव कर रहा है टू अचीव इक्विलिब्रियम, कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड किस तरफ मूव करेगा, इसके बारे में। तो द वैल्यू ऑफ केसी कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इट कैन टेल वेदर अ रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। उर्दू में कहा जाए तो केसी की वैल्यू को इस्तेमाल किया जा सकता है रिएक्शन की डायरेक्शन को बताने के लिए। ये बता सकता है आया कि एक रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रहा है इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए। मैं इंग्लिश इतनी मुश्किल लिखता भी नहीं, आसान लिखता, समझ में आया था पढ़ाई, तो ट्रांसलेट करने की जरूरत भी नहीं होती, ऐसी भी समझ में आ रहा है कि सर यही चीज़ लिखी आपने, ठीक है? तो क्लियर है, बात समझ में आ गई कि फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहा है। अब कैसे पता लगेगा? फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ केसी इज कंपेयर्ड विद क्यूसी। इस पर्पज के लिए क्या करते हैं हम लोग? केसी की वैल्यू को कंपेयर करते हैं क्यूसी की वैल्यू से। अब देखो दो चीज़ें, केसी और क्यूसी। क्यूसी किसको कहा जाता है? रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट को क्यूसी कहा जाता है। अब है क्या क्यूसी? क्यूसी इज द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी पॉइंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एट एनी पॉइंट, देखो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो केसी का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यूसी का भी सेम यही फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सर फर्क क्या है? फर्क ये है कि केसी उस वक्त निकालते हैं जब ये रिएक्शन किस पॉइंट पर होता है? इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को डिवाइड करें देन द आंसर इज कॉल्ड केसी। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब मान लें कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, करा नहीं है, कर रहा है, उस वक्त देखो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, तो उस वक्त अगर हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से, दैट इज कॉल्ड क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट। फार्मूला सेम है बट टाइम अलग अलग है, ये इक्विलिब्रियम पर, ये किसी भी पॉइंट पर। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? हमें पता है क्या किया जाता है, इसमें न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक से ना। हमें किसी भी पॉइंट पर ना कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा कि भाई एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, लेकिन अचीव करने से पहले एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी। आप बताओ ये रिएक्शन कहाँ मूव कर रहा होगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए? इसको न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। फॉरवर्ड बैकवर्ड कहाँ मूव कर रहा होगा, उसके लिए हम करते हैं क्या है, क्यूसी की वैल्यू को केसी की वैल्यू से कंपैरिजन कर लेते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं। अब कंपैरिजन में क्या होगा? अगर क्यूसी, अब दो तीन कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी से बड़ी आ जाए। अगर क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी आ रही होगी तो रिएक्शन मूव कहाँ करेगा भाई? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। और अगर क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी आ रही है तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। तो क्यूसी और केसी को कंपैरिजन इसके अंदर हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है? इसकी मिसाल में अभी आपको एक दे देता हूँ, यहाँ पर ना एक चीज़ बता देता हूँ, तो यहाँ से इसको मैं मिटा दूँ। जैसे कि आसान से एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि ये रिएक्टेंट है बेटा और ये प्रोडक्ट बन गया, सही है? अब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये 10 मोलर था, ये 0 मोलर था। मान लेते हैं कि जब ये दोनों 5 मोलर हो गया तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये इक्विलिब्रियम पर, तो केसी क्या आ जाएगा? इसका 1 आ जाएगा, 5/1 अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब किसी पॉइंट पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारे पास 8 मोलर होगा और ये 2 मोलर होगा, तो इस वक्त इक्विलिब्रियम तो अचीव नहीं हो, रिएक्शन अभी क्या मूव करेगा? फॉरवर्ड मूव करेगा इक्विलिब्रियम। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, यहाँ तक इस पॉइंट पर पहुँचेगा, रिएक्शन रुक जाएगा, तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा रिएक्शन। अच्छा एक और देखो, अब एक और मैं पॉइंट बना रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये 2 मोलर है और ये 8 मोलर है, अभी इक्विलिब्रियम तो नहीं है। अब ये रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा? अगर कंसंट्रेशन नहीं होगी तो बैकवर्ड मूव करेगा, कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहेगा, यहाँ तक कि दोबारा 5 पे बराबर हो जाएंगे और जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अगर किसी ने मुझे ये कंसंट्रेशन बता दी और बोला कि बताओ अगर केसी की वैल्यू 1 है एक रिएक्शन की,
रिएक्टेंट 8 मोलर है, प्रोडक्ट 2 मोलर है, बताओ कहाँ मूव कर रहा होगा रिएक्शन। कॉमन सेंस तो ये है कि फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका क्यूसी निकालेंगे। क्यूसी कैसे निकल जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है 2, रिएक्टेंट क्या है 8, कितना आ गया 0.25 आ गया। क्या 0.25 और केसी कितना है 1 है। क्या क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी है, क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी है, तो सूरत में क्या होगा, रिएक्शन मूव करेगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड मूव करेगा, और फॉरवर्ड ही मूव करेगा। दिख रहा है ना आपको। अब एक और किसी ने बोला नहीं भाई आप दूसरा एक पूछ रहे हैं तुमसे, रिएक्टेंट 2 मोलर है, प्रोडक्ट 8 मोलर है, बताओ अब कहाँ मूव करेगा। कॉमन सेंस क्या बोल रहा है कि बैकवर्ड मूव करेगा। अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल भी ये बात बोल रहा है कि नहीं, जो हमने पढ़ा है। क्यूसी यहाँ पे भी निकाले थे, क्यूसी बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के 8 और 2 8/2 क्या आ गया 4 आ गया। क्या क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी आ गई, तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए बैकवर्ड। तो ये बैकवर्ड, तो रट्टा नहीं मारना होता है। साइंटिस्ट भी कुछ इजाद कर रहा है ना, टर्म कुछ सोच रहा है, और कुछ साइंटिस्ट वाला दिमाग नहीं चाहिए इसको पढ़ने के लिए, वो बेसिक बात है। ये तो किताब में ऐसा लिखा होता लग रहा होता है यार ये तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है, ये आम बच्चा 4-5 का भी कर सकता है अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए, अगर वो पढ़ ले ढंग से पढ़ाया जाए उसको, वो भी समझ जाएगा क्या तो तब तरीका ही गलत होता है ना। कोई बेसिक चीज़ है इसमें क्या है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसने तो बड़ी मेहनत की होगी ये बताने की, तो बेसिक सी बात है यार, मैथमेटिक्स कह रही है ऐसा ही होगा, सिंपल सी बात है ना यार। तो ये चीज़ है, तो ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे ना अभी इसको, ग्रेटर देन लेस देन वाली बात को। क्लियर है बात सर। तो 2 हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के हवाले से चैप्टर 1 में, और ये आखिरी 2 न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और दोनों ही डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के ऊपर है, जो भी बात थोड़ी देर पहले नमाज से पहले हम बात इस पर कर रहे थे। तो पहले फर्स्ट ये न्यूमेरिकल करते हैं। द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 717 केल्विन इज 48। तो सबसे पहले तो देखो क्या करना है, टेम्परेचर काट देना है, कोई काम नहीं है इसमें। ये केसी की वैल्यू आपको दी गई है 48, इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू उस टेम्परेचर पर 48 दे दी गई है। अब देखो केसी दिया गया है, ठीक है, केसी ज़रूरी भी है चूँकि कंपैरिजन करना है हमें। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक ख़ास मौके पर, पार्टिकुलर इंस्टेंट से मुराद के कोई इक्विलिब्रियम नहीं बल्कि उसके अलावा किसी एक पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पर, द कंसंट्रेशन ऑफ H2 I2 एंड HIR फाइंड टू बी दिस दिस एंड दिस। कह रहे कि ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, ये आयोडीन की कंसंट्रेशन है, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड HI की कंसंट्रेशन है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले इसका, दूसरा उसका, और तीसरा उसका, तीसरे वाले का, है ना, रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट रिएक्शन क्वोशिएंट फॉर द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन क्वोशिएंट मतलब केसी बताइए, एंड आल्सो प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और ये भी बताइए कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो क्यूसी बताएंगे तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि केसी से कंपेयर करके। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको पेपर में। तो अब जाहिर सी इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग ये न्यूमेरिकल पर, बोर्ड एग्जाम में क्या पता लगे कि कोई न्यूमेरिकल नहीं आया तो प्रैंक हो जाएगा हमारे साथ, वो एक अलग ही कंसंट्रेशन 9 में जैसे होगी। अब कुछ पता नहीं, करना तो है। अब ये सोच कर मैं न्यूमेरिकल ही ना करें हम, ये अच्छी बात नहीं, ठीक है, तो करना तो है। अब ये आए नहीं है उनकी मर्जी भाई, वो दे नहीं देंगे तो करना है, वैसे देना चाहिए। तो गिवन क्या हमारे पास है देखते हैं। केसी गिवन हमारे पास है, केसी कितना गिवन है बेटा 48 गिवन है, तो 48 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद कंसंट्रेशंस गिवन है H2 I2 और HI की। तो H2 की कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.2 मोल्स पर लीटर, I2 की हमारे पास है सेम है 0.2 मोल्स पर लीटर, और HI की कंसंट्रेशन हमारे पास है कितनी है 0.6 मोल्स पर लीटर, बस और कुछ नहीं है। गिवन के बाद अब जब हम रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन क्वोशिएंट मतलब क्यूसी कितना है ये बताइए, और दूसरा क्या हमसे पूछा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बताइए कि रिएक्शन कहाँ मूव कर रहा होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, ठीक है, ऐसा ही है बेटा। तो अब क्या करना है, हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। क्यूसी निकालेंगे सबसे पहले, तो फर्स्ट वी विल फाइंड क्यूसी, और क्यूसी बराबर किसके होता है आप सब जानते हैं, वही जो केसी का फार्मूला है वही क्यूसी का फार्मूला है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा HI का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये H2 और ये I2, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर यहाँ तक। H2 हमारे पास कितना है, सॉरी HI कितना है 0.6, ये 0.6 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 0.2 इंटू 0.2,
कितना आ गया QC, इसको कैलकुलेट करें। .36 आ गया ये QC। अच्छा, जिस तरह KC की यूनिट होती है उस तरह से QC की भी यूनिट निकाली जाती है, लेकिन इसको होगा क्या, यहाँ जरा देखिएगा, मोलरिटी का स्क्वायर हो गया अपॉन मोलरिटी इंटू मोलरिटी, मतलब मोलरिटी का स्क्वायर अपॉन मोलरिटी का स्क्वायर हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हो गया, नो यूनिट। तो कभी कभार ना यूनिट कैंसिल हो जाता है, ऊपर मोलरिटी स्क्वायर नीचे मोलरिटी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कोई यूनिट इसमें नहीं आएगी। इसमें भी देखो उन्होंने सवाल में भी किसी की यूनिट नहीं डाला, इसलिए कि यूनिट कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, तो यूनिट नहीं आई उसकी, लेकिन वरना आ भी सकती थी, वो डिपेंड करता, इसमें नहीं आ रही इस इक्वेशन के लिए। ये तो QC आ गया। दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अब हम कह सकते हैं कि सिंस, अब जो QC कितना है 0.36, KC कितना है 48, तो सिंस QC इज लेस देन KC है ना भाई, क्या QC की वैल्यू KC से कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो सो द रिएक्शन इज मूविंग इन, कौन सा डायरेक्शन जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। समझ में आया सबको? मेरे पास 9 आएगा, आंसर वैसे वही रहेगा, चूँकि 9 भी जब आ रहा है तो QC लेस देन KC ही आ रहा है, तो देखा जाए तो सेम। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक और क्वेश्चन देख लें, ये भी सेम इसी तरह का डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का, उसको बता के बस सॉल्व करता हूँ। द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन इज दिस। दोबारा से देखो तो KC की वैल्यू में दी गई है 1 एक्सपोनेंट -4, और इक्वेशन भी सेम दी गई है। एट अ गिवन टेम्परेचर मोलर कंसंट्रेशन चेंज किया जा रहा है। HI की कंसंट्रेशन है 2 एक्सपोनेंट -5, H2 की कंसंट्रेशन हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर dm³, और I2 की कंसंट्रेशन हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर dm³। बस ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं, गिवन के बाद रिक्वायर्ड में यहाँ पर देखो क्या पूछ रहे हैं बच्चों, रिक्वायर्ड में पूछ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसमें उन्होंने रिएक्शन क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन नहीं पूछने का ये मतलब नहीं कि हम बताएंगे नहीं, क्योंकि जब हमें रिएक्शन क्वेश्चन नहीं पता होगा हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। तो रिएक्शन क्वेश्चन तो यहाँ भी बताना है, भले उन्होंने सवाल में नहीं पूछा, क्योंकि उसके बिना हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो ठीक है, बस सिंपल देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या रह रहा है हमारे पास है कि वैल्यूज़ चेंज हो जा रही हैं। अब देखो QC बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट HI का स्क्वायर अपॉन H2 और I2। HI का स्क्वायर हमारे पास हो गया 2 एक्सपोनेंट -5 का स्क्वायर अपॉन 1 एक्सपोनेंट -5 1 एक्सपोनेंट -5। QC कितना आ गया। अब ये जो डायरेक्ट जो करते हैं ना बस वो बताइए, सिंगल वाले नहीं बताएं। जिनके पास कैलकुलेटर है ना वो वाला डायरेक्ट वाला फ्रैक्शन वाला, बस वो बताइए, वरना वो फिर मसला आ जाएगा। ये ज़ैनब बता सकती हैं, आप बता दो। वो गलत होता है ना, फिर मसला हो जाता है, वो कन्फ्यूजन में। तो कोशिश करो कैलकुलेटर डायरेक्ट वाला लो ना यार, ये फिर क्या ज़रूरत है ऐसा कैलकुलेटर लेंगे। 4 आ रहा है, सिर्फ 4, ओके। तो QC हमारे पास 4 आ रहा है यहाँ पर। अब KC की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट -4 है, या सुमा ये 4 आ रहा है इसको, QC सही है। अब 1 एक्सपोनेंट माइनस, अब देखिए QC की वैल्यू बड़ी है KC से, ये तो पावर में, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है ना भाई, 10 की पावर माइनस में बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं सिंस QC इज ग्रेटर देन KC, सो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, मूव्स इन बैकवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। ये आंसर हो गया हमारे पास, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। बस दैट्स इट, ये चैप्टर एंड हो गया।